हेलो, आज हमको पढ़ाना है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, तो इसको पढ़ाने से पहले हम दो चीज डिस्कस करेंगे। पहला फंक्शन, ठीक है, और इसी में ही इनवर्स फंक्शन। ठीक है, और सेकंड हमारा रहेगा ट्रिग्नोमेट्री। ये दो चीजें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे, तब हम लोग स्टार्ट करेंगे जो हमारा टॉपिक है। टॉपिक क्या है हमारा? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है, पर उसके लिए हमको ये और ये पढ़ना पड़ेगा। अब देखिए, हम लोग फंक्शन से स्टार्ट करते हैं, तो बहुत ज्यादा मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा फंक्शन में, जो जितना इस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में जरूरत है उतना इसी पढ़ाते हैं। तो थोड़ा सा रेंज, डोमेन एंड कोडोमेन की बात कर लेते हैं। आप लोग को पता है क्या होता है ये? तो एक फंक्शन ले लेते हैं, y इक्वल्स टू fx। ठीक है, और इसको जब हम फिगर बनाते हैं इसका, और यहाँ पे अगर हम x की वैल्यू 1 रखेंगे तो फंक्शन की वैल्यू f1 आएगी, x की वैल्यू 2 रखेंगे तो फंक्शन की वैल्यू 2 आएगी, x की वैल्यू 3 रखेंगे तो फंक्शन की वैल्यू f3 आएगी। तो यहाँ पे हमने ये बना लिया x के लिए और ये बना लिया y के लिए। तो ये जो x की वैल्यूज होती हैं ये होती हैं डोमेन। ठीक है, और जो ये वाला पार्ट है, ये वाला सेट, इसको बोलते हैं कोडोमेन। ठीक है, अब ये हो गया डोमेन, ये हो गया कोडोमेन। तो रेंज क्या चीज होती है? बात आती है व्हाट इज रेंज। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है, एक फंक्शन दिया हुआ है y इक्वल्स टू fx। ठीक है, और वेयर x and y belongs to कैपिटल R। इसका मतलब कि x और y की वैल्यू कैपिटल R है। ठीक है, इससे बिलोंग करता है। तो अगर हम यहाँ पे लिखें कैपिटल R, या इसको n कर देते हैं थोड़ा सा समझने के लिए, n, तो 1 2 3 4 डॉट 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 यहाँ पे नंबर आएंगे, और यहाँ पे भी देखिए 1 2 3 4 डॉट 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 नंबर आएंगे। लेकिन अगर हम एक काम करते हैं, एक फंक्शन थोड़ा सा बना लेते हैं किसी तरह, y इक्वल्स टू x प्लस 1। तो जरा x की वैल्यू 1 रख के देखिए, तो y की वैल्यू क्या आएगी? 2 आएगी। 2 रखेंगे तो 3 आएगी, 3 रखेंगे तो 4 आएगी। किसी भी कंडीशन में, नेचुरल नंबर की कंडीशन में 1 नहीं आएगी ना। तो ये जो वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है, जो प्री इमेज है, ये जो भी वैल्यूज आ रही हैं, ये हो गई रेंज। ठीक है, और ये जो कंप्लीट सेट हो गया, ये हो गया कोडोमेन। तो अगर मैथमेटिक्स की फॉर्म में बोलें तो रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। ठीक है, ये होता है रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। कोडोमेन एक सेट है, लेकिन जितने एलिमेंट आपके मैप्ड होते हैं इससे, ठीक है, वो होते हैं रेंज। ठीक है, एक कंडीशन कभी कभी ऐसी भी आती है कि रेंज और कोडोमेन इक्वल हो जाते हैं। जैसे कि अगर हम फंक्शन ले लें y इक्वल्स टू x, तो इसमें 1 पे 1, 2 पे 2, 3 पे 3 आएगी ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हमने सेट रेंज डोमेन पूरा समझा देंगे, कुछ कहाँ समझाना है पूरा। हेलो, पूरा चलिए, हाँ बेटा, इसका हमको पूरा इसकी क्लास लेनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ पे उतना ही समझा रहा हूँ जितना कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में काम आएगा। ठीक है, उसके लिए हम लोग एक क्लास सेशन ले लेंगे, क्योंकि अभी उसको पढ़ाने लगेंगे तो हमारा अगर हम इसको पढ़ाने लगेंगे ना बेटा, इसमें रेंज और डोमेन और सेट पूरा,
तो हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन छूट जाएगा। ठीक है, तो आपके टॉपिक है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसके लिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, हाँ उसकी क्लास ले लेंगे। तो हमने बताया डोमेन, डोमेन क्या होता है, जो भी पॉसिबल एक्स की वैल्यूज होती हैं जिसपे फंक्शन एग्जिस्ट करता है वो उसका डोमेन होता है। अब फंक्शन एग्जिस्ट करने का क्या मतलब है, फंक्शन एग्जिस्ट करने का मतलब ये है y = 1/x-2। तो देखो x की वैल्यू 2 पर फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि क्या हो जाएगा, नीचे 0 हो जाएगा, और नीचे 0 हो जाएगा 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है। तो यहाँ पे क्या है कि ये इस x = 2 पे फंक्शन क्या हो रहा है कि आपका डिफाइंड नहीं हो रहा है, तो जो 2 है इसके डोमेन में नहीं आएगा। तो डोमेन में वही एलिमेंट आते हैं जिससे फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा होता है, और डोमेन की वैल्यू पुट करने पर जो वैल्यूज y की आती हैं वो सब उसकी रेंज हो जाती है। ठीक है, और जो रेंज होती है वो एक सेट होती है, जैसे रेंज आई तो हो सकता है नेचुरल नंबर हो सकता है रियल नंबर हो सकता है इंटीजर्स लिए गए हों, तो ये सब चीजें क्या हो गई, ये हो गई कोडोमेन हो गई। ठीक है, जैसे नेचुरल नंबर से दिया गया तो नेचुरल नंबर इसका क्या हो गया, कोडोमेन हो गया। ठीक है, तो ये 3 चीजें हो गई, डोमेन, रेंज और कोडोमेन। इसके बाद आते हैं हम लोग रिलेशन पे थोड़ा सा, ये समझ आ गया, हटा दें इसको। हम लोग रिलेशन पे आते हैं, रिलेशन ऑफ अ फंक्शन, रिलेशन, हम लोग रिलेशन पे आए। बेसिकली 3 टाइप्स के रिलेशन होते हैं, 1-1, दूसरा आपका क्या होता है मैनी टू वन, तीसरा होता है 1-to-मैनी। ठीक है, 1-1 रिलेशन का मतलब अगर हम 2 सेट ले लें तो ये हो गया हर एलिमेंट अलग अलग एलिमेंट से मैप है। मैनी टू वन का मान कर लें तो मैनी टू वन मतलब बहुत सारी वैल्यूज पे एक ही वैल्यू। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे ये हो सकता है कि, ठीक है, ये हो गया मैनी टू वन, मतलब इसकी 2 वैल्यू किसी एक से यहाँ पे मैप्ड है, एक से है, यहाँ पे 2 हो सकता 3 की हो, 4 की हो, तो ये हो गया मैनी टू वन। ये हो गया 1-1 और ये हो गया आपका मैनी टू वन। ठीक है, और 1-to-मैनी का क्या कर सकते हैं, 1-to-मैनी के लिए देखिए, ठीक है, यहाँ पे कोई एक वैल्यू होगी जिसकी यहाँ पे 3 वैल्यूज होंगी। ठीक है, ये हो गया आपका मैनी टू वन। बोले, हाँ मैं आ रहा हूँ, उस पे आ रहे हैं अभी ऑन टू इनटू सब पे आएंगे, धीमे धीमे आगे आने से। अभी हम फंक्शन पे पहुंचे नहीं तो कहाँ से फंक्शन बता दिया, अभी तुम रिलेशन पे। ठीक है, फंक्शन नाम कहाँ दिया हमने, ये है रिलेशन से। ठीक है, तो 3 टाइप्स के रिलेशन होते हैं, 1-1, मैनी टू वन और 1-to-मैनी। अब इन 3 रिलेशन के बाद आते हैं हम फंक्शन। ठीक है, इसको मैं हटा दे रहा हूँ। अगर हम फंक्शन की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 2 ही फंक्शन होते हैं, एक होता है 1-1, ठीक है, और दूसरा क्या होता है मैनी टू वन। इस कंडीशन में 1-to-मैनी फंक्शन नहीं होता, नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, ये फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता, सिर्फ और 2 होते हैं, 1-1 और मैनी टू वन। हाँ, ये क्यों नहीं करता है, ये क्यों नहीं करता है। मान लीजिए एक फंक्शन ले लें y = x⁴1/2। ठीक है, ये फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है फंक्शन, पता है ना आपको क्यों नहीं फंक्शन, ये क्या होनी चाहिए, ये रियल नंबर होनी चाहिए। ठीक है, ये 1/2 नहीं होगा। अगर ये फंक्शन हो सकता है y = x²। ठीक है, ये कैसा है, अगर x की वैल्यू +2 रखें चाहे -2 रखें, वैल्यू 4 ही आएगी। तो यहाँ 2 वैल्यू पे मैनी टू वन, लेकिन यहाँ पे अगर हम 4 वैल्यू रख रहे हैं तो x की वैल्यू +2 और -2 आएगी, तो ये क्या हो गया 1-to-मैनी। ठीक है, तो अगर इस फिगर की बात करें, मान लीजिए हमने ये 2 सेट बना लिए,
तो कुछ मान लीजिए यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स लिखे हुए हैं बहुत सारे, और यहाँ पे भी कुछ एलिमेंट्स लिखे हुए हैं। तो ये वाला एलिमेंट इससे मैप्ड है, ये वाला इससे, ये वाला यहाँ पे कोई एलिमेंट होगा, ये वाला इससे होगा, ये इससे होगा, ये इससे होगा। इधर के एलिमेंट नहीं छूटेंगी क्योंकि एक्स की वैल्यू तुमको रखनी है, उसके अकॉर्डिंग वाई की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो वाई की वैल्यू हो सकता है कोई छूट जाए, जैसे बीच में ये वैल्यू छूट गई। ठीक है, लेकिन देखो हर इमेज, हर एलिमेंट किसी एक यूनिक एलिमेंट से ही अटैच है। तो ये कैसा रिलेशन हो गया, 1-1 हो गया। अब मैनी टू वन की बात करें, यहाँ पे देखिए ये दो इससे जाके मैच हो गया, सॉरी। ठीक है, ये वाला इससे हो गया, ये तीनों इससे हो गया, तो ये हो गया आपका मैनी टू वन हो गया। ठीक है, इसको बोलते हैं इंजेक्टिव। ठीक है, अब आता है इसी में दो चीजें और आती हैं, ऑन टू, हाँ इंजेक्टिव। ठीक है, इसमें आती है ऑन टू मैपिंग। ठीक है, ऑन टू, और ये आता है इन टू। ऑन टू बोलते हैं सर्जेक्टिव। ठीक है, ये आ गया इन टू। क्लियर है? अब इसको कैसे, अब क्या ऑन टू इंटू क्या हो गया, ऑन टू इंटू देखिए क्या होता है। एक बार मैं सिर्फ लिख के समझा रहा हूँ, देखें आप लोग समझ में आता है कि नहीं। इफ रेंज इज सबसेट एंड इक्वल्स टू कोडोमेन, तब वो ऑन टू होगी। ठीक है, इफ रेंज इज ओनली सबसेट ऑफ कोडोमेन, तो ये इनटू होगी। इसका मतलब समझ में आता है आपको? इसका मतलब कि रेंज और डोमेन है, ठीक है, इसमें ये बहुत सारे एलिमेंट है, यहाँ पे भी बहुत सारे एलिमेंट है, और कोई सब किसी ना किसी से जुड़े हुए हैं। ठीक है, लेकिन अगर ये इसकी कोई इमेज नहीं है तो ये कैसी मैपिंग हो गई, ये हो गई इनटू। लेकिन ये भी कहीं ना कहीं किसी से जुड़ा होता अगर, तो ये कैसा हो जाता, अगर ये खाली नहीं होता, मान लीजिए एलिमेंट होता ही नहीं, खाली सब किसी ना कहीं से जुड़े हुए हैं, तो ये कैसा होता, ऑन टू हो जाता। समझ में कि मतलब कि जब हमारा जो कोडोमेन है वही हमारा रेंज बन जाता पूरा, तो ऑन टू हो जाता। लेकिन अगर कुछ एलिमेंट छूट जाते हैं तो वो इनटू हो जाता है। ठीक है, ठीक। अब आते हैं इनवर्स फंक्शन पे। अभी क्या है, इन दोनों को मिला के, इंजेक्टिव और सब्जेक्टिव को मिला के क्या होता है, बाइजेक्टिव। ठीक है, इसको बोलते हैं बाइजेक्टिव। ये इंजेक्टिव, ये सब्जेक्टिव, और ये दोनों मिल गया कर 1-1 ऑन टू। अगर 1-1 ऑन टू मिल गया तो इसको बोलते हैं बाइजेक्टिव। प्रूव करने का आता है क्वेश्चन, प्रूव दैट द फंक्शन इज बाइजेक्टिव, प्रूव दैट द फंक्शन इज 1-1 ऑन टू, ऐसे क्वेश्चन आता है। किया होगा आपने, किया क्लास 11 से था, किया नहीं होगा। तो ये हो गया आपका 1-1 ऑन टू। अब हम लोग को क्या टॉपिक पढ़ना है, नेक्स्ट हमारा क्या है, इनवर्स। ठीक है, तो हम आते हैं कि ये तो हमारा समझ में आ गया कि 1-1 क्या होता है फंक्शन, मैनी टू 1 ऑन टू इनटू क्या होता है। अब आता है इनवर्स। अगर एक फंक्शन दिया हुआ है जो a से b की तरफ जा रहा है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, f(x) इक्वल्स टू y। ये x सेट a से है और y जो है सेट b से। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। और दूसरा फंक्शन दे रखा है g b a की तरफ जा रहा है। ठीक है, इसमें f मान लो दिया हुआ है gx इक्वल्स टू y। समझ आ रहा है, एक फंक्शन दे रखा है जो a से b की तरफ जा रहा है और दूसरा फंक्शन है जो b से a की तरफ जा रहा है। तो इसका मतलब जो gx फंक्शन होगा वो fx का क्या होगा, इनवर्स होगा। समझ में आ रहा है। सिंपल बोले तो जो हमारी रेंज थी वो हमारी डोमेन हो जाए, और जो हमारी डोमेन है वो रेंज हो जाए। अगर हम कहते हैं कि ये हर जगह पॉसिबल है, तो उसको जरा हम देख लेते हैं। इनवर्स का मतलब क्या होता है कि जो रेंज है वो डोमेन हो जाए, जो डोमेन है वो रेंज हो जाए, तो वो क्या होता है, इनवर्स हो जाता है। ये देखते हैं कैसे पॉसिबल है। मान लीजिए हमारे पास एक फंक्शन है मैनी टू 1। ठीक है, ये हमारी डोमेन है, ये हमारी रेंज है। तो यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स हैं,
यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स हैं, ठीक है। मैनी टू वन मतलब इसके मान लो कि दो एलिमेंट किसी से एक जुड़े हुए हैं, बाकी ये इससे जुड़ा हुआ है, ये इससे जुड़ा हुआ है, ठीक है, और ये इससे जुड़ा हुआ है, ये इससे कहीं कहीं जुड़े हुए हैं। ये मैनी टू वन है। इन्वर्स करेंगे तो ये चीज इधर आ जाएगी और ये चीज इधर चली जाएगी। आपको सुनाई पड़ रहा है? हेलो, हाँ। तो अगर हम इसका जस्ट मिरर इमेज बना लें, इसको उल्टा कर दें, तो देखिए कुछ ऐसा फिगर बनेगा। 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। तो ये वाला जो एलिमेंट था वो इनसे दो से जुड़ा हुआ था, ठीक है। ये वाला हो सकता है इससे जुड़ा था, ये वाला इससे, ये वाला इससे जुड़ा हुआ था, ये कोई एलिमेंट जुड़ा हुआ था। ये कैसा था? मैनी टू वन था। ये कैसा हो गया? 1 to मैनी हो गया। तो हमने बताया था कि 1 to मैनी तो फंक्शन ही नहीं होता है, नहीं होता है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैनी टू वन का तो इनवर्स पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मैनी टू वन का अगर उल्टा मैनी टू वन ही आता तब तो पॉसिबल था, लेकिन मैनी टू वन का उल्टा 1 to मैनी आ रहा है, तो इसका इनवर्स पॉसिबल नहीं, ठीक है। उसके बाद एक कंडीशन और लेते हैं, इनटू ले लेते हैं। इनटू मतलब कोई छूट जाए एलिमेंट, ठीक है। मान लीजिए बहुत सारे एलिमेंट हैं, यहाँ पे एक एलिमेंट छूट गया, तो अगर हम इसका उल्टा बनाएंगे तो कुछ ऐसा बनेगा, देखिएगा। कुछ ऐसा बनेगा, यह एलिमेंट छूट जाएगा। अभी हमने बताया था कि x की सारी पॉसिबल वैल्यूज रखनी होती है जो डोमेन होती है ना, और डोमेन में कोई एलिमेंट छूटता नहीं है। बताया था नहीं बताया था आपको? हेलो, हाँ। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक एलिमेंट छूट गया जिसकी कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा कोई फंक्शन ही नहीं होता कि हम f(x) रखें और उसकी कोई वैल्यू ना है। अगर वो वैल्यू नहीं है इसका मतलब नॉट डिफाइंड, वो फंक्शन कैसा है? डिफाइंड ही नहीं है। और जब डिफाइंड नहीं है तो फंक्शन कहाँ से हो जाएगा? हर x की वैल्यू रखने पर फंक्शन की कोई ना कोई वैल्यू आती ही है, और यहाँ पे x की वैल्यू रखने पर कोई वैल्यू नहीं है आगे, तो मिस्टर इस कंडीशन में ये फंक्शन नहीं है। तो दो कंडीशन ऐसी आ गई, मैनी टू वन और इनटू। इन दोनों कंडीशन में इनवर्स पॉसिबल ही नहीं है निकालना। तो किस कंडीशन में पॉसिबल है इनवर्स फाइंड करना, वो देख लेते हैं। इनवर्स फाइंड करना एक ही कंडीशन पॉसिबल है, जब फंक्शन 1 1 हो और साथ में इनटू ऑन टू हो, ठीक है। अगर फंक्शन 1 1 ऑन टू है तभी उसका इनवर्स फाइंड हो पाएगा, अदरवाइज का इनवर्स फाइंड नहीं हो पाएगा। समझ में आ रहा है? इतना समझ में आ गया आप लोग को? ये बेसिक चीज थी जो हमको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में बताने की, ठीक है। ये बहुत बेसिक चीज है जितनी जरूरत थी कि फंक्शन को एक हम ये भी बता सकते थे कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फाइंड पर्पस हम लोग पढ़ रहे हैं, फंक्शन को 1 1 ऑन टू होना है तभी इनवर्स फाइंड होगा। तो आप कहते हैं ये होता क्या है, कैसे होता है? इसीलिए अभी से जो लेक्चर दिया वो सिर्फ इसी के लिए दिया था कि फंक्शन 1 1 ऑन टू होना चाहिए, ठीक है। ये पहला पॉइंट हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं दूसरा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने से पहले ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री में कुछ चीजें हैं वो देख लेते हैं। जैसे एक पहली बहुत सिंपल सी चीजें स्टार्ट करते हैं। जैसे आपने ये सब पढ़ा होगा, साइन माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स और कॉस माइनस एक्स इक्वल टू कॉस एक्स पढ़ा है। यहाँ वाला माइनस साइन तो यहाँ पे आ गया, पर ये वाला माइनस साइन तो यहाँ पे नहीं है। ऐसा कैसे हो गया? हाँ, क्वाड्रेंट की कैसी क्वाड्रेंट की वजह से? मान लीजिए क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। तो ऐसा क्या हो गया कि ये नेगेटिव रह गया और ये पॉजिटिव रह गया। देखिए, अगर हम साइन की बात करें तो साइन थीटा अपॉन पी अपॉन एच होता है। अगर हम कॉस थीटा की बात करें तो बी अपॉन एच होता है, ठीक है। मान लीजिए ये एंगल थीटा है और ये एंगल माइनस थीटा है, ठीक है। हम साइन थीटा की बात करें, अगर हम प्लस थीटा की बात करें तो परपेंडिकुलर हमारा ये होगा। देखिए, अगर माइनस थीटा की बात करें तो परपेंडिकुलर हमारा ये होगा। हाइपोटेन्यूज हमेशा पॉजिटिव रहता है, क्यों?
क्योंकि हाइब्रिड निकलता कैसे है, हाइब्रिड निकलता है एच स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। इन दोनों का स्क्वायर करेंगे क्या पॉजिटिव से नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ हाइब्रिड इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, जो नेगेटिव पॉजिटिव होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर और बेस ही नेगेटिव पॉजिटिव होते हैं। अगर हम पॉजिटिव की थीटा की बात करें तो हमारा ये एक्स एक्सिस ऊपर की तरफ है, तो इसका मतलब ये वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव वाई वैल्यू आएगी। और ठीक है, तो परपेंडिकुलर साइन थीटा की केस में पॉजिटिव है और साइन माइनस थीटा की केस में माइनस है। ठीक है, तो इसका मतलब इसीलिए जब माइनस थीटा की बात करते हैं तो जो वैल्यू है वो नेगेटिव हो जाती है, क्योंकि हमारा परपेंडिकुलर नेगेटिव हो जाता है। लेकिन अगर हम कॉस थीटा की बात करें तो ऊपर जाए चाहे नीचे जाए बेस हमेशा यही रह रहा है। देखिए ऊपर के लिए भी बेस ये है और नीचे के लिए भी बेस ये है, और ये कैसा बेस है, पॉजिटिव बेस है बेस। तो इसलिए कॉस की वैल्यू चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, वो वैल्यू हमेशा कैसी आती है, पॉजिटिव ही आती है। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक, उसके बाद दो चीजें और हैं कि अगर हम लोग ऑड मल्टीपल ऑफ 90 निकालें, जैसे साइन 90 प्लस थीटा और साइन 90 माइनस थीटा, या साइन 270 प्लस थीटा और साइन 270 माइनस थीटा, ये कंडीशन करते हैं तो इसमें चेंजेस होते हैं। साइन थीटा कॉस, साइन कॉस में चेंज होता है और कॉस साइन में। ठीक है, टेन कॉट में चेंज होता है और कॉट टेन में चेंज होता है, और सेक कॉसेक में चेंज होता है और कॉसेक सेक में चेंज होता है। लेकिन अगर हम लोग इवन मल्टीपल ऑफ 90 लेते हैं, जैसे साइन 180 प्लस थीटा और साइन 180 माइनस थीटा, साइन 360 प्लस थीटा और साइन 360 माइनस थीटा। तो ये कैसे हैं, ये इवन मल्टीपल्स हैं। ठीक है, इवन, और ये कैसे हैं, ऑड मल्टीपल है, क्योंकि यहाँ पे 1 मल्टीपल है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कितना है 2 है, यहाँ पे कितना है 4 है। तो इस कंडीशन में जब देखें तो साइन का साइन ही रहता है, कॉस का कॉस ही रहता है और टेन का टेन, बाकी सब सेम रहते हैं, चेंजेस नहीं होते हैं इसमें, बस साइन का चेंज होता है, वो तो क्वाड्रेंट के हिसाब से होता है। तो ये कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है कि ऑड मल्टीपल में चेंज होते हैं, इवन मल्टीपल में नहीं चेंज होते हैं? कभी पूछा सर से आप लोगों ने? और आता है कि नहीं आता है? इन्हें ये चीज समझाया कि ऐसा क्यों होता है, रीजन क्या है, क्या रीजन बताइए मुझे। अभी तो मैंने इसका रीजन बताया ही नहीं, क्या रीजन है आप मुझे बताएंगे? नहीं, ऑड मल्टीपल की केस में चेंज हो रहे हैं, इवन मल्टीपल केस में नहीं चेंज हो रहे हैं। ये तो बात होगी चेंज और नहीं होने की, पर ये हो क्यों रहा है, ऐसा कभी ये होता ही क्यों है कि ऑड में चेंज होते हैं इवन में नहीं होते, ऐसा होता ही क्यों है? अब ये हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ये सब चीजें अभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में काम आएंगे, इसलिए हमने चेंज करने बता रहे हैं आपको। तो चेंज इसलिए होता है, आप देखते हैं, मान लीजिए कोई इंसान यहाँ पे खड़ा था, ठीक है, वो 90 डिग्री घूम गया, तो कहाँ पे खड़ा होगा, इस पे खड़ा होगा। पहले उसका बेस ये था क्योंकि वो इस पे खड़ा था, अगर 90 डिग्री घूम जाएगा तो बेस हमारा क्या हो जाएगा, ये। जब वो बेस पे खड़ा था, जब वो बेस पे यहाँ खड़ा था तो उसके लिए परपेंडिकुलर ये था परपेंडिकुलर, लेकिन जब वो इस पे खड़ा हुआ तो अब उसके लिए परपेंडिकुलर ये हुआ। देखिए क्या हुआ, पहले जो चीज बेस थी वो परपेंडिकुलर बन गई और जो चीज पहले परपेंडिकुलर थी वो बेस हो गई। तो अगर हम P अपॉन एच और को अगर हम B से रिप्लेस कर दें, B अपॉन एच कर दें, तो मान लीजिए P अपॉन एच क्या होता है, P अपॉन क्या होता है, साइन थीटा होता है, लेकिन हमने P को B से रिप्लेस कर दिया तो वो क्या हो गया, कॉस थीटा हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? इसका मतलब साइन का कॉस 90 में हो गया। उसी तरह अगर टेन थीटा की बात करें, क्या होता है, P अपॉन B होता है। अगर हम इसको चेंज कर दें, P की जगह पे B और B की जगह पे P कर दें, तो ये कॉट थीटा हो जाएगा। देखो टेन का कॉट होता है ना। तो इसका मतलब
कि जब हम लोग ऑड मल्टीपल ऑफ 90 करते हैं तो हमारे एक्सेस चेंज हो जाते हैं, ठीक है, और एक्सेस चेंज होने की वजह से बेस और परपेंडिकुलर स्वैप हो जाते हैं, ठीक है, वो चेंज। अगर हम ऑड मल्टीपल ऑफ 90 टर्न करते हैं, जैसे 90 डिग्री 270 डिग्री, तो हमारे परपेंडिकुलर और बेस क्या होते हैं, चेंज होते हैं आपस में, ठीक है। जब चेंज होते हैं उसकी वजह से क्या होता है, जो वैल्यू साइन की वो कॉस हो गई, क्योंकि p की जगह पे b लिखेंगे तो हमारा वो कॉस बन जाएगा, ठीक है। p अपॉन एच b अपॉन एच चेंज हो रहा है, p अपॉन एच इक्वल टू साइन थीटा, p अपॉन एच मतलब कॉस थीटा, चेंज हो गया। लेकिन अगर हम 360 डिग्री 180 डिग्री घूमते हैं, मान लीजिए हम 360 डिग्री और 180 डिग्री घूमते हैं, मान लीजिए 180 डिग्री घूमते हैं, यहाँ से यहाँ पे है, तो जिस बेस पे खड़े थे उसी बेस पे अभी भी खड़े हैं, पर डायरेक्शन चेंज हो रहा है। वो डायरेक्शन क्या हुआ, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और ये फोर्थ, तो ये क्या हुआ, ए एस टी सी, इसमें ऑल पॉजिटिव, साइन कॉसेक पॉजिटिव, टेन कॉट पॉजिटिव, कॉस सेक पॉजिटिव। तो जिस क्वाड्रेंट में जैसे आएंगे उस हिसाब से नेगेटिव पॉजिटिव का साइन लगता जाएगा, बाकी चीजें साइन साइन ही रहेगी, कॉस कॉस रहेगी, टेन टेन रहेगी, कॉट कॉट रहेगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक्सेस का रोटेशन नहीं हो रहा है, ठीक है। अब जहाँ से उसी एक्सेस पे आ गए, अब 360 घूमेंगे तो वापस फिर उसी एक्सेस पे आ जाएंगे, तो यहाँ पे चेंजेस नहीं हो रहे हैं, इसी वजह से वहाँ पे वैल्यूज चेंज नहीं होती हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चेंज नहीं होते हैं। हाँ बताएं। हाँ सेम 360 में भी ऐसा हो जाएगा, मैंने बोला ना इवन और ऑड मल्टीपल, आप 4 से मल्टीप्लाई करो, 6 से मल्टीप्लाई करो, 8 से, वो सब कैसे इवन मल्टीपल, तो वो ऐसे होंगे। अब 3 से मल्टीप्लाई करो, 5 से मल्टीप्लाई करो 90 को, तो वो सब इससे होंगे, ठीक है। अब हम लोग आते हैं साइन और एक ट्रिग्नोमेट्री का ग्राफ बनाते हैं। मान लीजिए y इक्वल्स टू साइन एक्स है, इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। ये आपका एक्स एक्सेस है, ये y एक्सेस है। साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। साइन 5/6 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। साइन 5/4 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2। साइन 5/3 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। और साइन 5/2 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, होती है ना, ठीक है। अगर हम इसका ग्राफ बनाते हैं, साइन जीरो की वैल्यू 0, फिर वो बढ़ रही है, कहाँ से बढ़ती है, ये मान लीजिए 1 लिखा है तो 1 तक, और फिर जब जैसे आगे 90 के आगे जाते हैं तो फिर वो डिक्रीज करने लगती है, और साइन 180 पे फिर 0 हो जाती है, ठीक है। और फिर सब 180 के आगे जाते हैं तो वैल्यू नेगेटिव चली जाती है, और फिर वो आगे नेगेटिव जाने के बाद फिर एक पोजीशन पे आके मैक्सिमम होगी, फिर से वो डाउन होती है, ठीक है। और अगर हम लोग 0 से पीछे जाएंगे तो उसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है कि -π/2 तक वो ये वैल्यू जाती है -1, फिर यहाँ पे इंक्रीज करती है, फिर वो डाउन करती है, ठीक है। फिर वो ऐसे करके कर, इसकी मतलब इसकी जो टोटल वैल्यू होती है, अगर हम यहाँ पे ये लिखें 1 और यहाँ लिखिए -1, तो ये -1 और 1 के बीच में ही लाई करती है, कभी भी वैल्यू 1 के ऊपर नहीं जाती है, और कभी वैल्यू -1 से कम ज़्यादा नहीं हो पाती है, नीचे नहीं जाती है, ठीक है। वो हमेशा इसी के बीच में -1 के बीच में ही लाई करती रहती है, जितनी भी वैल्यूज हैं वो क्या है, -1 और 1 के बीच में ही लाई करती है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, जो वैल्यू ये है, यहाँ पे जो y की वैल्यू है, वो वैल्यू यहाँ पे भी तो है, देखिए, और वही, ठीक है, दिखा ना, वही वैल्यू यहाँ पे भी है, और अगर हम आगे इसको बनाएं तो वही वैल्यू हमारी यहाँ पे भी है। इसका, और इन सब पे x की डिफरेंट वैल्यूज हैं, देखिए यहाँ पे x की कोई और वैल्यू होगी, यहाँ पे x कोई और वैल्यू होगी, और यहाँ पे x की कोई और वैल्यू होगी, सेम इसी तरह यहाँ पे x की कोई और वैल्यू होगी। इसका मतलब x की बहुत सारी अलग अलग वैल्यूज के लिए y की सेम वैल्यू आ रही है, तो इसका मतलब ये फंक्शन कैसा हो गया, मैनी टू वन हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, मैनी टू वन। अब हमने बताया था आपको कि मैनी टू वन फंक्शन का इनवर्स फाइंड ही नहीं होता है, ठीक है। तो मैनी टू वन का अगर इनवर्स फाइंड नहीं होता है तो ये चैप्टर कैसे बना है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, इसका मतलब कुछ ना कुछ ऐसा तो है जिसकी वजह से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ रहे हैं। तो देखा जाए तो ये आपका क्या है, ये वाला पॉइंट यहाँ तक, ये -1 है,
इस फिगर को दोबारा बना लेते हैं साफ करके। ये वैल्यू है -1, ये वैल्यू है 1, ये है π/2 और ये है -π/2। तो देखिए हम यहाँ से और यहाँ तक जाएं तो कोई वैल्यू रिपीट नहीं कर रही है। ये वाली वैल्यू इसके बीच में कहीं मिल रही है? नहीं मिल रही है। जितनी भी वैल्यू हैं यहाँ से यहाँ तक सब यूनिक है कि नहीं? कोई रिपीटेशन नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे इस पॉइंट के आगे जाएंगे हमारी रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगा। जो वैल्यू यहाँ पे है वो यहाँ पे है। जैसे हम इसके आगे जाएंगे तो जो वैल्यू यहाँ पे है वो यहाँ पे। इसका मतलब -π/2 से π/2 के बीच में कहीं भी रिपीटेशन नहीं होता। ठीक है। और इसी जो ये -π/2 से यहाँ तक की जो वैल्यू है इसको बोलते हैं PVB। ठीक है, पॉसिबल वैल्यू बाउंड्रीज। ठीक है, ठीक है। तो इसका मतलब इसका मतलब -π/2 से π/2 तक ये इसका हो गया डोमेन। ठीक है, और -1 से 1 के बीच में इसकी वैल्यू क्या हो गई? ये हो गई PVB, जिसको हम रेंज भी बोल सकते हैं। ठीक है, आ रहा समझ में? अब इसमें करना क्या है कि अगर हम इंटरचेंज कर दें -1 से 1 तक की वैल्यू में -π/2 से π/2 है तो ये क्या हो जाएगा? इनवर्स हो जाएगा। जैसे कि अगर हमने यहाँ लिखा y = sin x, यहाँ पे x की वैल्यू क्या रख रहे हैं? -π/2 रख रहे हैं, π/2 रख रहे हैं, तो y की वैल्यू क्या आ रही है? -1 आ रही है, 1 आ रही है। लेकिन अगर हम इसको उल्टा कर दें sin इनवर्स y = x, तो अब sin इनवर्स x = y अगर कर दें तो y की वैल्यू -1 रखेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? -π/2। और इसकी वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? π/2। जब उल्टा हो गया कि नहीं हो गया? यही है इसका इनवर्स फंक्शन। इनवर्स क्या होता है कि एक पर्टिकुलर रेंज के बीच में ही निकलता है। ठीक है, तो अगर हम लोग साइन के इनवर्स का ग्राफ बनाते हैं, अगर हम लोग साइन की बात करें ट्रिग्नोमेट्री में, तो हम सिर्फ ये दिखाएंगे आपको, सिर्फ और सिर्फ ये फिगर बनेगा इतना। साइन का ये y = sin x, जब हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ रहे हैं। ठीक है, और अगर हम जस्ट इसका उल्टा कर दें x = sin इनवर्स y कर दें, तो देखिए इसमें क्या ग्राफ बनेगा? इसमें ग्राफ बनेगा जस्ट इसका ऐसे बनेगा। ये इसका मिरर इमेज है। देखिए इसका ये कर्व ऐसे बना हुआ था, इसमें कर्व ऐसे बना हुआ था। ठीक है, ये हो गया sin इनवर्स y का, और ये क्या हो गया? sin x का। ठीक है, इसमें वैल्यूज नहीं, यहाँ पे y = sin इनवर्स x नहीं होगा। यहाँ पे ये x क्या है? ये डोमेन है ना? डोमेन यहाँ पे y डोमेन है, तभी तो उल्टा हुआ। और ये क्या है? अगर हमने पहले शायद लगता है उसको गलत लिख दिया था, इसलिए आप कंफ्यूज जा रहे हो, और बोला कुछ और तक लिख के रख दिया था। ठीक है, अब ये क्या है? यहाँ पे ये रेंज है, यहाँ पे ये रेंज हो गई। इसी तरह आपका कॉस में भी होगा, इसी तरह आपका tan में भी होगा, cot sec और cosec में होगा। ठीक है, क्लियर है ये चीज? अब आप लोग की अपनी बुक खोलेंगे, आप लोग को बुक खोलिए अपनी, जरा खुली हुई है। इसमें एक चार्ट बना हुआ है, आप लोगों को दिखा हो चार्ट? हाँ, उस चार्ट में देखिए PVB वैल्यूज और उसके डोमेन पूरे क्लियर लिखे होंगे। हम लोग भी उसको बना लेते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ बना के। देखिए ऐसा लिखा होगा आपका, इस तरफ लिखा हुआ है sin इनवर्स, फिर लिखा है -1 to 1, ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, ये लिखा हुआ ना आपका क्लोज इंटरवल में, और फिर यहाँ पे ऐसे लिखा होगा -π/2 से π/2। तो ये आपका डोमेन है और आपकी PVB वैल्यू है। ठीक है, इसी तरह आपका cos इनवर्स के लिए दे रखा है, tan इनवर्स के लिए भी दे रखा है ना, cos के लिए वैल्यू इस तरह की दे रखी है। ठीक है, अच्छा, आपकी 3 वैल्यूज ऐसी हैं जो -π/2 से π/2 है।
और बाकी जो है वो क्या है 0 to पाई है ना। तो इसका एक सिंपल तरीका है इसको ध्यान रखने का, हम क्वाड्रेंट में करके इसको डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, कैसे, ये और ये, ठीक, ये मतलब -π/2 से π/2। यहाँ पे 3 वैल्यूज कौन कौन सी आएंगी, साइन इनवर्स, कोसेक इनवर्स और आपका क्या है tan इनवर्स। ठीक है, और 0 to पाई आपकी 3 वैल्यूज आएंगी कौन कौन सी, कॉस इनवर्स, उसके बाद सेक इनवर्स और दूसरा क्या आएगा कॉट इनवर्स। अच्छा 10 में देखिए आपका जो 10 में लिखा हुआ है वो इस तरह लिखा हुआ है, हाँ आपका ऐसे दिया हुआ है 0 पाई, ठीक है, और -π/2 एक एलिमेंट इसमें से हटा दिया है। क्यों, क्योंकि 1090 की वैल्यू क्या होती है, नॉट डिफाइंड होती है ना। तो इस पे फंक्शन का एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो कहाँ से आ जाएगा, ये चीज है ना। यस सर। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि आपकी जो वैल्यूज हैं वो कहाँ से कहाँ तक फंक्शन निकल सकता है, आपको हर फंक्शन में लिखना पड़ेगा। जैसे कि हम एक क्वेश्चन ले लें, एक क्वेश्चन ले लें हम लोग, इसका दिया हुआ है साइन साइन इनवर्स √3/2, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, इसमें एंगल फाइंड करना है। तो मान लेते हैं इक्वल टू थीटा, तो इसका मतलब साइन थीटा इक्वल टू √3/2, देन साइन थीटा इक्वल टू साइन π/, कितना होगा 6 होगा, π/3 सॉरी π/3 होगा। तो थीटा इक्वल टू क्या हो गया π/3। अच्छा इसको देखें ये किसके बिलोंग्स टू, किसके बीच में है, -π/2 से π/2 के बीच में बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है, इसका मतलब आंसर सही हो गया। क्लियर। अगर हम एक और ले लें, साइन इनवर्स -√3/2, ये ले लें, इसको हम थीटा ले लेते हैं। ठीक है, तो साइन थीटा इक्वल्स टू साइन -3/2, इसको ले सकते हैं साइन, इसकी वैल्यू हो जाएगी साइन -π/3 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। यहाँ थीटा की वैल्यू क्या हो गई -π/3, और ये क्या है -π/2 से π/2 के बीच में तो अलाई कर रहा है, तो ये भी आंसर सही हो गया। इसका मतलब हमको वही आंसर लेना है जो उसके पीबी के बीच में लाई कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और जो उसके बीच में लाई नहीं करेगा वो हमारा थीटा का आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि उसका फंक्शन डिफाइन ही नहीं है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्लियर है इतना आप लोग को। ठीक है, तो जो पहले हमारी जो पहली एक्सरसाइज है उसमें यही हमको वैल्यूज फाइंड करनी है। देखिए लिखा है ना, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज, पीबी मैंने बताया था ना, पीबीवी प्रिंसिपल वैल्यू बाउंड्रीज। ठीक है, ठीक है, तो ये प्रिंसिपल वैल्यूज फाइंड करनी है हमको। तो जैसे लिखा हुआ है साइन इनवर्स -1/2, तो इसमें हमको वैल्यू थीटा की क्या होगी फाइंड कर दी, जैसे फाइंड किया वैसे फाइंड कर सकते हैं। फिर दिया हुआ tan इनवर्स -1, तो वही चीज जैसे भी इसको फाइंड किया वैसे फाइंड कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट एक्सरसाइज आप लोग कर लेंगे इसको। ठीक है, तो ठीक आप लोग इसको सॉल्व करें, फिर आगे मिलते हैं। ठीक है।